हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में आगे का अंश पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का प्रारंभिक अंश पढ़ाया था। सबसे पहले इस पाठ की जो लेखिका हैं बचंत्री पायल, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और वे जो हैं, ये बचपन से ही उनके अंदर एक चाह थी कि वे एवरेस्ट शिखर पर जाएं और उसको नज़दीक से देखें, परंतु घर वालों ने कभी उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया। उनके छोटे भाई को तो बार बार कहा करते थे घर वाले कि पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करते थे, पर इन्हें लड़की होने के कारण उतना प्रोत्साहित नहीं करते थे। परंतु इनको जैसे ही मौका मिला ये उन अभियान के लिए तैयार हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, और यही कारण था, यही एक कारण था जिसके कारण वे अपने इस सपने को साकार कर सके। तो पहले पाठ के प्रारंभ में उनके जो अंश हमने पढ़ा है उसका सारांश संक्षेप में बताती हूँ। एवरेस्ट अभियान दल का प्रारंभ 7 मार्च को हुआ। ये 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से रवाना हुई, और वहाँ पर एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले से ही चला गया था, जिससे कि वह वहाँ के बेस कैंप तक पहुँचने से पहले जो दुर्गम हिमपात है और उस रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको वह साफ कर सके। ये जब नमचे बाज़ार पहुँची तो शेरपा लैंड का एक ये नमचे बाज़ार सबसे महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। यहाँ से उन्होंने, यहाँ के लोग से एवरेस्ट के शिखर को सागर माथा के रूप में जानते हैं। इन्हें ये नाम बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने दूर से देखा था एवरेस्ट को कई 2 बार, परंतु इतने नज़दीक से नहीं देखा था। उन्हें दूर से देखने, नज़दीक से देखने पे ऐसा लगा कि पर्वत शिखर पर एक लहराता हुआ ध्वज सा दिखाई दे रहा है। वहाँ के लोगों ने इन्हें बताया कि ऊपरी पर्वत शिखर के ऊपरी सतह पर के आसपास 150 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं के कारण एक फूल जैसा बन जाता है, जिसे यहाँ के लोग प्लूम कहते हैं। इनको ये बड़ा ही अच्छा लगा। फिर पर्वतीय जो नदियाँ, टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ बह रही थी, उसको ये बड़ी ही चाहत से निहारती रह गई और इसकी तरफ इसके सौंदर्य की तरफ, सौंदर्य की ओर आकर्षित हुई। फिर 26 मार्च को ये पेरिस पहुँची। वहाँ हिमस्खलन से एक शेरपा कुली की दुखद मृत्यु का समाचार इन्हें मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में ये एक मनोबल गिराने वाली घटना थी। और उसके बाद पहाड़ी के सीधे धसकने से लोहसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे आती है, जिसके कारण कुछ 16 शेरपा कुलियों की के दल में से कुछ घायल हो जाते हैं और एक की मृत्यु हो जाती है। ये समाचार भी इन लोगों को दहला देने वाली थी। इनके चेहरे पर अवसाद की, दुख की एक झलक दिखाई दे रही थी, परंतु इनके दल के जो नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में ऐसे खतरों का कभी कभी आना या मृत्यु जैसी बात को बहुत साधारण सहज ढंग से स्वीकारना चाहिए। और इसको सुनकर इन लोगों को थोड़ा सा साहस मिला। इसके पश्चात उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस से आए और उन्होंने सब खुम्बू हिमपात की सब स्थिति को से इन लोगों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वे उधर का रास्ता साफ करके आए हैं और पहचान के लिए रस्सियां बांधकर पुल बनाकर झंडियों से रास्ते को चिन्हित करके उन्होंने राह की कठिनाइयों का जायज़ा
ले लिया था और इन लोगों को बताया, परंतु ये भी बताया कि हिमपात यहाँ अनियमित ढंग से और अनिश्चिततापूर्ण ढंग से होती है, इसीलिए ये पहचान और ये कार्य उनका व्यर्थ भी हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी हिमपात के कारण ये सारे चिन्ह नष्ट हो जाएंगे। बेस कैंप पहुंचने के पहले एक और मृत्यु की खबर इन्हें मिली, जिससे जो इस अभियान में थोड़ी बाधा के रूप में प्रस्तुत हुई इन लोगों के सामने। एवरेस्ट शिखर को इन्होंने इसके पहले 2 बार दूरी से देखा था, परंतु एवरेस्ट पर्वत पर इनकी अन्य श्रेणियों को ये बड़ी भौचक्की हो करके निहारती रही। इसकी सुंदरता को, ऊपर की टेढ़ी मेढ़ी ऊपर से आने वाली नदियों को, इसको बड़े ही आश्चर्यजनक मनोभाव से वो देखती रही। मन में उनके बड़ी ही एक आश्चर्य की भावना उठी कि उसके सौंदर्य को देख के ये आश्चर्यचकित रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से अव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे होता है और इन्हें बताया गया कि ग्लेशियर अक्सर बहने से बर्फ़ में हलचल मच जाती है और ऊपर से चट्टान तत्काल गिरती है और इसके कारण अचानक खतरनाक स्थिति ये धारण कर लेती है। आगे के चढ़ाई में उनमें क्या क्या बाधाएं आती हैं इसके बारे में बताया गया। उसके पश्चात डॉक्टर मीनू मेहता ने इन लोगों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, लट्ठों और रस्सियों के उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारें इत्यादि जो बनाने का कार्य, जिससे कि वे अपने यात्रा को आसानी से कर सकें या आरोहण आसानी से कर सकें, इन सभी के बारे में जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 पर समान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करने का था, जिसको इन लोगों ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया और इससे कर्नल खुल्लर बड़े ही खुश हुए। उन्हें लगा, और इसकी सूचना जब उनको मिली तो उन्होंने इन्हें कहा कि वे बहुत संभव है कि वे एक ही प्रयास में ऊपर चढ़ सकती हैं और इस प्रकार उन्होंने उसमें इस अभियान दल में 2 महिलाएं थी। 2 महिलाओं में एक इनका ये थी अंगदोरजी लोमसांग और गगन बिस्सा साउथ खोल पहुंच गए थे और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। फिर जब अप्रैल में ये बेस कैंप में पहुंची तो तेनजिंग अपनी सुपुत्री के साथ इनसे मिलने आए। उन्होंने सबसे मिलने की इच्छा जताई और बारी बारी से जब सबसे मिलने लगे तो इनकी बारी जब आई तो इन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे एक नौसिखिया हैं। इस बात पर तेनजिंग ने कहा कि एवरेस्ट इनका भी पहला अभियान है। एवरेस्ट जैसा जो अभियान है ये भले ही कोई कितने बार जाए, जैसे कि तेनजिंग स्वयं 7 बार एवरेस्ट जा चुके थे, की चढ़ाई कर चुके थे, परंतु उनके लिए भी ये पहला ही अभियान जैसा था, क्योंकि हर समय हर यात्रा के दौरान कुछ नया अनुभव अवश्य होता है। और उन्होंने ये कहा कि इनकी हौसला अफजाई करते हुए इन्होंने कहा कि तुम एक पहाड़ी लड़की, पर्वतीय लड़की लगती हो और एक ही प्रयास में तुम्हारा शिखर पर पहुंच जाना संभव है। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोह से बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी।
कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तासिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा कुछ 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ की टकराने की से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत ही भारी कोई चीज़ मेरे शरीर से मुझे कुचलती हुई चल जा रही है। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। एक अपना भयानक अनुभव जो उन्हें हुआ, उस अनुभव को साझा करते हुए वे बताती हैं कि जब वे कैंप 3 में सो रही थी और उन्हीं के पास वाले किसी दूसरे कैंप में कुछ शरीर से मजबूत कुछ हट्टे-कट्टे शेरपा भी थे। उसी समय जब ये गहरी नींद सोई हुई थी, 12:30 बजे का समय था, उन्हें लगा कि सिर के पीछे हिस्से से कोई सख्त चीज़ टकराई और अचानक उनकी नींद खुल गई। इस टकराव से इसके बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ, यानी बहुत तेज़ आवाज़ हुई। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई ठंडी चीज़, बहुत ठंडी और बहुत भारी चीज़ उनके शरीर के ऊपर से उनको कुचलती हुई चली जा रही है। उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी क्योंकि वे अच्छे खासे किसी पर हिमखंड के नीचे दबी हुई थी। अब क्या हो गया? अचानक वो नींद से जब जगी तो उन्हें ऐसा लगा कि अचानक ये क्या हो गया। एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ़ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के एक विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह तेज़ गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। ये बताती हैं कि एक भारी ग्लेशियर के टूटकर नीचे आने से यह एक विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज का मतलब बर्फ़ का समूह। हिमपुंज का अर्थ है बर्फ़ का समूह और हिमखंड का अर्थ है बर्फ़ का टुकड़ा। तो जो ग्लेशियर के टूटकर नीचे आने से एक बर्फ़ का समूह वो इकट्ठा होकर बन गया था और हिमखंड, बर्फ़ के टुकड़े तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय माने बहुत ही विशाल चीज़ को बोलते, जिसमें बहुत विशाल आकार वाले, बड़े आकार वाले पुंज माने समूह, पुंज यानी समूह ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज़ गति और भीषण गर्जना का अर्थ होता है तेज़ आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ को गर्जना, जैसे मेघ गड़गड़ाते हैं उसे गर्जना कहते हैं। किसी चीज़ की तेज़ आवाज़ को गर्जना कहते हैं। तो गर्जना के साथ सीधी ढलान के नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस यानी विनष्ट कर देना, बिल्कुल समाप्त नष्ट कर दिया उस हिमखंड ने, जो कि ढलान से के कारण ऊपर से नीचे बड़े रफ्तार से चली आ रही थी। क्योंकि वह एक तो भारी बर्फ़ का टुकड़ा था और दूसरे बड़ी रफ्तार में ऊपर से नीचे ढलान के कारण चला आ रहा था और यही कारण था कि उनके कैंप को इस हिमपुंज ने तहस-नहस कर दिया। बिल्कुल तहस-नहस कर देना का अर्थ है विनष्ट कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था
कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लेखिका बताती हैं कि इस घटना में सभी जितने सोए थे सारे व्यक्तियों को चोट लगी थी, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इस घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि सबको चोट लगी थी, क्योंकि ये दहशत से भरी घटना थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। लेखिका बताती हैं कि लोब्सांग नामक जो एक सदस्य थे उनके शिविर में, वे स्विस छुरी एक तेज धार वाली छुरी जिससे बर्फ़ काटी जाती है, उसे स्विस छुरी कहा गया है। यहाँ पे स्विस छुरी का मतलब है एक तेज धार वाली छुरी जिससे बर्फ़ काटी जाती है, उसकी मदद से जिससे कुछ काटा जा सकता है, छुरी उसी को कहते हैं। तो तेज धार वाली एक छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ किया, मतलब वहाँ के बर्फ़ को काट करके उस रास्ते को साफ किया और उसके पश्चात तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से उन्हें बचाने की कोशिश में लग गए, क्योंकि वे बिल्कुल बुरी तरह से उस बर्फ़ की जो चट्टान है, उस बर्फ़ का जो पुंज है, उससे वो बुरी तरह से दबी हुई थी। थोड़ी भी देर अगर होती तो इसका अर्थ था मृत्यु, यानी कि उनकी मृत्यु संभव थी, उनकी मृत्यु अवश्य हो जाती यदि थोड़ी सी देर करते तो। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की। जब बड़े बड़े जो हिमपिंड थे, बर्फ़ के टुकड़े थे, उसको बड़ी मुश्किल से हटाए, क्योंकि वहाँ तापमान अत्यंत कम होता है, तो बर्फ़ जो है बड़ी जल्दी गिरता भी है तो चूर नहीं होता, बल्कि वो जमना शुरू हो जाता है। तो बड़े बड़े जो हिमपिंड थे उनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने हटाया और चारों तरफ जो उनके कड़े बर्फ़ जम गए थे उसकी उन लोगों ने खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से, यहाँ कब्र इसलिए कहा गया है क्योंकि कब्र यानी कि जहाँ पे जैसे जो जब इंसान की मौत हो जाती है तो मिट्टी के नीचे जब का अंतिम संस्कार किया जाता है उसे कब्र कहते हैं। तो लेखिका कह रही हैं कि उस बर्फ़ के पुंज के नीचे मैं इस प्रकार दबी थी कि जैसे कब्र, और उसमें से बाहर खींचकर लाना अत्यंत कठिन था, परंतु लोब्सांग के प्रयास से यह संभव हुआ और उन्होंने किसी तरह से हमें खींचकर बाहर निकाला, यानी वो हमें बाहर निकालने में सफल हो गए। अब आगे की घटना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनके कैंप लगाया गया था। तो कह रही हैं कि 8 मार्च को ये 8 मार्च तक ये लोग 16 मार्च तक वो लोग 8 बजे 16 मार्च के प्रातः 8 बजे तक ये लोग कैंप 2 में पहुंच गए थे और वहाँ पे एक जिस शेरपा की टांग टूटी थी उस शेरपा को वहाँ से स्ट्रेचर पे लिटाकर नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में वह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। इतनी ऊंचाई में जो इनको बर्फ़ के खंड में से बाहर निकाला गया, बर्फ़ पिंड में से बाहर निकाला गया और इस एक शेरपा जिसकी टांग टूट गई थी
उसको स्ट्रेचर में, खुद की बनाए हुए स्ट्रेचर में करके उसको नीचे लाया गया। कर्नल खुल्लर ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ऊंचाई पर जो ये सुरक्षा कार्य किया गया वह एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। यहाँ पे आप देखिए साहसिक शब्द जो है इसमें दो शब्द, एक शब्द है और एक प्रत्यय है। साहस मुख्य मूल शब्द साहस है और एक प्रत्यय है। ज़बरदस्त जो है ये विदेशी शब्द है, विदेशज शब्द है ज़बरदस्त। ज़बरदस्त शब्द के प्रकार में जो 4 प्रकार होते हैं, सबसे पहला ये देशज, विदेशज, और ये जो शब्द होते हैं ये विदेशी शब्द हैं। तो ये हमारे हिंदी में विदेशी शब्दों को भी बड़े ही उदारता से अपनाया गया है और हिंदी में विदेशी शब्द बहुत मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया है। फिर सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों द्वारा आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत हो? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। लेखिका कहती है कि 9 पुरुष सदस्यों को चोटें आई थी, 9 पुरुष सदस्यों को चोट लगी थी इस दुर्घटना में, और टूटी हड्डियों वाले जो लोग थे उनको नीचे बेस कैंप में भेज दिया गया। इस घटना के बाद कर्नल खुल्लर ने इनसे पूछा कि तुम इस घटना से क्या डरी हुई हो? भयभीत। भयभीत का अर्थ है डरना। भयभीत शब्द का अर्थ है डरना। तो इनसे कर्नल खुल्लर ने पूछा, क्या तुम इस घटना से भयभीत हो? भयभीत थी, यानी कि क्या तुम इस घटना से डर गई थी? तो उन्होंने उत्तर में कहा, जी हाँ। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो इन्होंने एक शब्द में इसका उत्तर दिया, नहीं। मैं किसी भी हिचकिचाहट जो ऊहा-पोह वाली स्थिति होती है उसको बोलते हैं हिचकिचाहट। माने क्या करें क्या ना करें, अगर ऐसी एक सोच हो तो उसे बोलते हैं हिचकिचाहट। तो लेखिका कहती है कि इन्होंने बिना हिचकिचाहट के उत्तर दे दिया कि नहीं, वे वापस जाना नहीं चाहती हैं। अब ये कह रहे हैं कि आगे का हिस्सा, आगे का अंश है। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा अन्य ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। लेखिका बताती हैं कि जब ये साउथ कोल नामक कैंप में पहुंची तो अगले ही दिन उनकी महत्वपूर्ण चढ़ाई उनको करनी थी और इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। जो अगले दिन की जो चढ़ाई थी उसकी तैयारी इन्होंने शुरू कर दी और इन्होंने रास्ते के लिए खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन का सिलेंडर इकट्ठा किया। और जब 1:30 बजा, 1:30 यानी 1:30 दोपहर के 1:30 बजे बिस्सा आया। बिस्सा एक शिविर के पर्वतारोही का नाम है। तो बिस्सा यहाँ पे एक पर्वतारोही का नाम है जो उनके साथ उस पर्वत पर चढ़ रहे थे। तो वो आए 1:30 बजे करीब। उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। और इसके बाद की और जय, ये भी एक नाम है पर्वतारोही दल के सदस्य की। तो की और जय और मीनू मेहता, डॉक्टर मीनू मेहता जो
टेक्निकल चीज़ यानी अभियांत्रिकी जानकारी देने के लिए इनके सदस्य में थी, इनके उस दल में थी एक सदस्य के रूप में। तो ये तीनों जो है पीछे पीछे आ रहे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। अगला जो शिखर पर पहुंचने का उनका लक्ष्य था, अगले दिन इन लोगों के साथ उन्हें चढ़ाई करनी थी। ये देखिए, चढ़ शब्द है, मूल शब्द है चढ़ना, और जो है चढ़ धातु है और आई प्रत्यय है इसमें, ठीक है। तो इसमें बताती हैं कि अगले दिन इन्हें ऊपर चढ़ाई करनी थी। इसमें जो है चिंतित शब्द भी है, इसमें मूल शब्द है चिंता और इत प्रत्यय है। चिंता और इत प्रत्यय है, मूल शब्द है चिंता और इत प्रत्यय है। तो इस प्रकार इनके साथ इन्हें चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। आप जानते हैं कि जब पर्वत की ऊंची चढ़ाई पे करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। लेकिन ये जो तीनों आ रहे थे, अत्यंत इनकी चाल धीमी थी और इसका कारण यह था कि ये एक तो इनके पास भारी बोझ था और दूसरे इनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था। ये बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के आगे चल रहे थे। यही कारण था कि ये बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म पानी से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। लेखिका बताती हैं कि अब वे तो पहले चली आई थी और बाकी सदस्य जो है वो नीचे ही थे अभी। तो इन्होंने अपने दूसरे सदस्यों, दल के दूसरे सदस्यों की सहायता करनी चाहिए। मदद, मदद जो है ये विदेशज शब्द है। मदद माने किसी की सहायता करना। मदद, मदद ये विदेशज शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दल के अन्य सदस्यों को की सहायता करनी चाहिए और थर्मस में वे जूस और दूसरे को गर्म पानी से उन्होंने भर लिया। नीचे जाने का उन्होंने निश्चय किया। इस प्रकार वे बर्फीली हवा में भी तंबू से बाहर उन्होंने कदम रखा। बर्फीली, यहाँ पे बर्फ मूल शब्द है, इला प्रत्यय है और इला प्लस ई की ई प्रत्यय है। इला प्लस ई प्रत्यय है, बर्फ, इला और ई प्रत्यय। तो बर्फीली शब्द बना। तो बर्फीली हवा में उन्होंने तंबू से बाहर कदम रखा और अपने दल के सदस्यों की मदद करने के लिए वे चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वे कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, कहती हैं कि मेरी मुलाकात मीनू से हुई। उनके दल की जो एक और सदस्य थी मीनू, डॉक्टर मीनू मेहता, उनसे उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात का अर्थ है भेंट होना। मुलाकात का हिंदी, मुलाकात भी उर्दू शब्द है, विदेशज है और इसका अर्थ है भेंट होना। की और जय, की और जय, की एक नाम है और जय भी एक नाम है। तो की और जय अपनी कुछ अभी भी कुछ पीछे थे। इनके जिस दल की ये सदस्य थी उसमें के एक सदस्य की और जय थे जो अभी पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। जब वे अपने दल के सदस्यों की सहायता करने के लिए जूस और चाय अपने थर्मस में भर के नीचे जा रही थी, तो जेनेवा स्पर नामक चोटी पर इनको जय मिला। जय यानी कि जय नामक सदस्य मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए, कृतज्ञता जो शब्द है, ये भी कृतज्ञ, किसी का एहसान मानना, उसको कृतज्ञ बोलते हैं।
ता प्रत्यय है और पूर्वक प्रत्यय है, दो प्रत्यय है इसमें। तो कृतज्ञता पूर्वक उसने चाय वगैरह, वगैरह उर्दू शब्द है, वगैरह का अर्थ होता है आदि, पर्याय होता है आदि। जब हम लोग जैसे कोई शब्द बोलते हैं, कोई जैसे कोई भी दो तीन शब्द, स्केल, पेंसिल, रबर आदि, तो उस आदि की जगह वगैरह शब्द का यूज़, मतलब उसी का की पर्यायवाची है ये उर्दू का शब्द। चाय पी, वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने आगे जाने के से मना किया कि तुम्हें आगे जाने की, मतलब एक बार उतनी चढ़ाई करके ऊपर चढ़ाई की, जो ऊपर गई और ऊपर वापस वहाँ से नीचे आ रही हैं और नीचे जा कर के अन्य सदस्यों की मदद करना चाह रही हैं। इस कार्य से जय ने मना किया, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा है कि बार बार जाने से थकान हो जाएगी और आगे अगले दिन उन्हें और ऊंची चढ़ाई करनी थी। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। लेखिका बोलती हैं कि जय के मना करने के बाद भी उन्हें आगे जाने का मन था और थोड़ा ही नीचे जाने पर उन्हें उनकी की से भेंट हो गई। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का यानी कि आश्चर्यचकित, हक्का बक्का यानी कि आश्चर्यचकित। वो इनको वापस आता देख करके वह जो है हक्का बक्का रह गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? जोखिम का अर्थ है खतरा, जोखिम का अर्थ है खतरा। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? उसने कहा, इनको देखते ही वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली, इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।